नमस्कार दोस्तों। आज से हम रिएक्ट शुरू करने वाले हैं और ये रिएक्ट के प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिएक्ट क्या होता है और हम क्यों यूज करें रिएक्ट को डेवलपमेंट के लिए। तो इस वीडियो में हमारा मोस्टली फोकस होगा ये समझने की कि हम रिएक्ट को यूज क्यों करें और रिएक्ट होता क्या है। राइट, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि रिएक्ट क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि रिएक्ट कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। अगर आपको एंगुलर के बारे में नहीं पता कि एंगुलर क्या है तो कोई बात नहीं दोस्तों, और मैं फ्यूचर में एंगुलर से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम समझेंगे कि एंगुलर क्या होता है। अभी के लिए दोस्तों बस आप इतना समझ लो कि जो जावास्क्रिप्ट होता है वो हमारा जावास्क्रिप्ट ड्रिवन लैंग्वेज होता है, और ये मल्टीपल फ्रेमवर्क्स होते हैं जो जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। जैसे कि हमारा एंगुलर होता है, रिएक्ट होता है, वीव होता है, एम्बर होता है। ऐसे बहुत से फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज हैं जो जावा स्क्रिप्ट को यूज करते हैं। तो आज हम बात करते हैं रिएक्ट की, और इसलिए मैंने आपको ये बताया कि जो हमारा रिएक्ट होता है वो एक लाइब्रेरी होता है जावा स्क्रिप्ट का। तो मैं आगे ये भी डिस्कस करूंगा कि जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंट होता है। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रिएक्ट को बनाया किसने। तो आप ये जान लो कि रिएक्ट को फेसबुक ने बनाया है, और फेसबुक ने उसको 2013 में लॉन्च किया था। और रिएक्ट का जो मेन फीचर है वो है बिल्ड यूआई, दैट मीन्स बिल्ड यूजर इंटरफेस। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यूजर इंटरफेस क्या होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आप जो भी वेबसाइट देखते हो, चाहे वो अमेजन का हो, चाहे वो फेसबुक हो, या कोई भी वेबसाइट हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूआई, यूजर इंटरफेस। और यूजर इंटरफेस का जो मतलब होता है वो ये होता है जिसको यूजर यूज कर सके, ठीक है, या आप ये बोल सकते हो कि जिससे यूजर इंटरेक्ट हो सके, उसको हम बोलते हैं यूजर इंटरफेस। और जो रिएक्ट होता है दोस्तों वो हमेशा मॉडल व्यू कंट्रोल आर्किटेक्चर पर वर्क करता है, जिसे हम एमवीसी भी बोलते हैं। और जो हमारा रिएक्ट होता है वो डॉम को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करता है। तो अगर मैं बात करूं कि डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉम मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मेरे पास कोई एक वेबसाइट हो, उस वेबसाइट में मेरे पास 1 to 10 लिस्ट है। राइट, अब मैं चाहता हूं कि उसमें एक और वैल्यूज ऐड कर दूं, 1 से जो 10 है वो 11 हो जाए। राइट, जैसे ही मैं अपने कोड से कोई वैल्यू ऐड करूं और वो जाकर यूआई पर रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं डॉम मैनिपुलेशन। दैट मीन्स कि मैंने डॉम की बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो अगर हम बात करें रिएक्ट के नेक्स्ट फीचर के बारे में, तो वो होता है हमारा रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट। और रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई कंपोनेंट एबीसी बना लिया है, अब उस कंपोनेंट को मैं अपने एंटायर प्रोजेक्ट में मल्टीपल जगह में यूज करना चाहता हूँ, तो अगर मैं उस कंपोनेंट एबीसी कंपोनेंट को मल्टीपल प्लेसेस में यूज करता हूँ, तो उसे हम बोलते हैं रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट। आप उसे रीयूजेबल कंपोनेंट भी बोल सकते हो। तो आप ये समझ गए हो कि रिएक्ट क्या है। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि रिएक्ट एक हमारा लाइब्रेरी है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। राइट, और अगर मुझे रिएक्ट पे प्रोजेक्ट बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट की मल्टीपल लाइब्रेरीज को यूज करके एक हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि रिएक्ट को हम वेब डेवलपमेंट के लिए क्यों यूज करें। तो मैं आपको इसका पहला पॉइंट बताऊंगा जो है हमारा रीयूजेबल कंपोनेंट। राइट, अब हमारा दूसरा पॉइंट होता है जेएसएक्स। तो अगर हम बात करें जेएसएक्स की, तो जेएसएक्स जो है ये बहुत ही अच्छी चीज है जो रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है। जो जेएसएक्स होता है वो एक्सटेंशन है जावा स्क्रिप्ट का, और ये जो जेएसएक्स का फुल फॉर्म होता है वो होता है जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल। और इस जेएसएक्स को हम अपने रिएक्ट में इजीली यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे जेएसएक्स को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एंगुलर यूज करते हो, जावा स्क्रिप्ट यूज करते हो, तो आपको वहां पे क्या यूज करना पड़ता है, एचटीएमएल यूज करना पड़ता है। बट अगर हम बात करें रिएक्ट की, तो रिएक्ट में क्या होता है कि हम जेएसएक्स को रिएक्ट में ही यूज कर सकते हैं। जो जेएसएक्स होता है वो एज अ एचटीएमएल ही होता है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। तो ये थर्ड पॉइंट हमारा होता है हुक्स, और इस हुक्स की मदद से हमारे से बहुत से प्रॉब्लम जो होते हैं जो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि हुक्स कौन कौन से होते हैं, तो ये बहुत सारे होते हैं। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, ऐसे बहुत से हमारे पास हुक्स हैं जो हम आगे रिएक्ट में इसको समझेंगे। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की। ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट होता है ये होता है हमारा वर्चुअल डॉम। ये जो वर्चुअल डॉम वर्ड है ना, ये रिएक्ट का बैकबोन है। तो अगर मैं बात करूं कि वर्चुअल डॉम क्या होता है, वर्चुअल हम उसे बोलते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें एंगुलर की, तो जो हमारा एंगुलर होता है वो रियल डॉम पे वर्क करता है। बट अगर हम बात करें रिएक्ट की, तो रिएक्ट हमारा जो होता है वर्चुअल डॉम पे वर्क करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक कोड लिया हुआ है, इस कोड में मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है। राइट, पहला हमारा मैड है, दूसरा हमारा टेक है, तीसरा हमारा उसकी एज है, और फोर्थ हमारा उसकी जीमेल आईडी है।
तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ये डेटा है वो अपडेट हो जाए। दैट मीन्स कि जो मेरा यहाँ पे यूज है जीमेल आईडी, तो मैं इस जीमेल आईडी को यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ रियल डॉम से रिस्पेक्टेड, तो जैसे ही मैं इस जीमेल आईडी को अपडेट करूंगा तो मेरा पूरा का पूरा टेम्पलेट अपडेट होगा। ठीक है, दैट मीन्स पूरा का पूरा मेरा जो एचटीएमएल ब्लॉक है वो अपडेट होगा। बट अगर मैं बात करूं वर्चुअल डॉम की, तो वर्चुअल डॉम क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ मेरा जीमेल आईडी ही अपडेट करेगा। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, एक जगह पे मुझे पूरा का पूरा टेम्पलेट को अपडेट करना पड़ रहा है और दूसरी जगह मुझे सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज को अपडेट करना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बेटर है। मेरे हिसाब से तो वर्चुअल डॉम बेस्ट है, और इस वजह से वर्चुअल डॉम जो होता है वो कम टाइम में डेटा को मैनिपुलेट करता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक और पॉइंट की बात करते हैं, वो पॉइंट है हमारा एसपीए, दैट मीन सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज के टाइम पे जितने भी फ्रेमवर्क आते हैं जावास्क्रिप्ट के, ठीक है, चाहे एंगुलर हो, चाहे व्यू हो, चाहे रिएक्ट हो, ये सभी जो होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं। बट इससे पहले हमारी जितनी भी वेबसाइट्स होती थी वो मल्टीपल पेज एप्लीकेशन में वर्क करता था। राइट, तो अगर मैं आपको बताऊं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन और मल्टीपल पेज एप्लीकेशन में क्या डिफरेंट होता है, कि जो हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है वो वेब ब्राउजर के परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। बट अगर वही बात करें हम मल्टीपेज एप्लीकेशन में, तो मल्टीपेज एप्लीकेशन क्या होता है, वो टाइम टेकन होता है। राइट, जैसे कि आप सपोज करो कि आपके पास 5 पेजेस हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो आप चाहते हो कि एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट होना। तो जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है वो बहुत तेजी से नेविगेट हो जाता है। बट जो वही मल्टी पेज एप्लीकेशन होता है उसमें टाइम लेता है नेविगेट होने के लिए। और ये क्यों होता है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है, जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है वो कभी भी रिलोड नहीं होता ब्राउजर पे। बट अगर हम बात करें मल्टी पेज एप्लीकेशन के लिए, तो जब भी हम किसी दूसरे टैब पे नेविगेट होंगे तो वो हर बार रिलोड होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। वहां पे मैंने 2 पेज खोल रखे हैं, एक टैब पे मेरा सिंगल पेज एप्लीकेशन का वेबसाइट है और दूसरे टैब पे मेरा मल्टी पेज एप्लीकेशन का वेबसाइट है। तो मैं आपको वहां पे करके दिखाता हूँ कि सिंगल पेज एप्लीकेशन और मल्टी पेज एप्लीकेशन में क्या डिफरेंट है। आई होप दोस्तों आपको मेरा ब्राउजर स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ पर मेरे पास 2 टैब है, एक है हमारे पास रिएक्ट का टैब है और दूसरा हमारे पास यहाँ पे है W3 स्कूल्स का टैब है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे मल्टीपल टैब दे रखे हैं। ठीक है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, ऐसे बहुत यहाँ पे टैब दे रखे हैं। अब मैं यहाँ पे किसी भी टैब पे क्लिक करूंगा और आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो आइकन बना हुआ फेविकॉन आइकन है W3 स्कूल का, वहां पर आप देखोगे वहां पे एक रिलोड होगा, एक रिलोड का आइकन बनेगा और वो रिलोड करेगा पेज को। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पे देखो ये रिलोड हो रहा है। राइट, ये देखिए रिलोड हो रहा है, टाइम ले रहा। राइट, अब यहाँ पर मैं जावा स्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर आप देखना यहाँ पे, ये देखिए रिलोड हुआ। एसक्यूएल पे क्लिक किया, फिर रिलोड हुआ। पाइथन पे क्लिक करूंगा, फिर रिलोड होगा। ठीक है, मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो ये रिलोड होगा। और ये क्यों रिलोड हो रहा है, क्योंकि ये मल्टी पेज एप्लीकेशन है। और मल्टी पेज एप्लीकेशन का डिसएडवांटेजेस यही होता है, वो पूरे पेज को रिलोड करता है। दैट मीन्स ये वेबसाइट वापस से लोड होती है जब भी हम किसी भी नेविगेशन पे क्लिक करते हैं। तो अगर हम बात करें सिंगल पेज एप्लीकेशन की, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या करता है, जैसे ही आप अपनी वेबसाइट को ब्राउजर पे हिट करोगे तो उसी टाइम पे ही वो सभी डेटा को लोड करके रख लेता है। उसके बाद अगर आप मल्टीपल टैब पर नेविगेट करोगे तो कभी भी रिलोड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया है कि एक बार में ही अपने डेटा को लोड करके रख लिया है। अब आप यहाँ पे कितनी बार भी नेविगेट करो, आपका जो पेज होगा वो लोड नहीं होगा। इससे क्या होता है कि जो आपकी ब्राउजर परफॉर्मेंस होता है वो अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखो, ये रिएक्ट के साइट पे ये मेरा रिएक्ट का पेज है। अब मैं इस रिएक्ट के पेज पे कहीं पे भी किसी भी टैब पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ कभी रिलोड नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल पे क्लिक किया तो आप देखो कोई रिलोड नहीं हुआ, बस यहाँ पे टाइटल चेंज हुआ, बट यहाँ पे रिलोड नहीं हुआ। पेज कभी भी रिलोड नहीं होता। मैंने ब्लॉग पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे कोई रिलोड नहीं हुआ। कम्युनिटी पे क्लिक किया, कोई रिलोड नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने टीम पे क्लिक किया तो आप देखो यहाँ पे कोई रिलोड नहीं होगा। मैं कहीं पे भी क्लिक कर लूंगा, मेरा जो रिएक्ट का पेज है वो रिलोड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एसपीए पे वर्क करता है और एसपीए यही हमें बेनिफिट देता है कि हम एक टाइम पे अपने डेटा को लोड करके रख लेते हैं, दोबारा हमें वहां पे रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। तो अब हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी और एक फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क को लेकर। राइट, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो हमारा लाइब्रेरी होता है वो हमारे किसी कोड के कलेक्शन का स्निपेट होता है। राइट दोस्तों, तो अगर मैं बात करूं फ्रेमवर्क की, तो जो फ्रेमवर्क होता है वो खुद में एक प्रोजेक्ट होता है। दैट मीन्स कि वो इनबिल्ट एप्लीकेशन होता है। तो जब आप किसी फ्रेमवर्क को यूज करते हो तो आपको यहाँ पे किसी भी जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज को यूज नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो हमारा फ्रेमवर्क होता है वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है।
ठीक है? बट अगर मैं बात करूँ लाइब्रेरीज़ की, तो लाइब्रेरीज़ हमें सब कुछ प्रोवाइड नहीं करता। हमें हर एक चीज़ के लिए लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? जो हमारा लाइब्रेरीज़ होता है वो फास्ट एग्ज़ीक्यूट करता है कंपेयर ऑफ फ्रेमवर्क। ठीक है? जो फ्रेमवर्क होता है वो बहुत ज़्यादा हेवी होता है और लाइब्रेरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। आई होप दोस्तों अब आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही और इस वीडियो में हमने ये देखा कि रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट को हम अपने वेब डेवलपमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम क्यों यूज़ करें और रिएक्ट के क्या एडवांटेजेस होते हैं और सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में देखा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि हम कैसे आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं और हम कैसे एक एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं अपने रिएक्ट के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching this video.